और चलिए बड़ी खबर की बात करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, सीएम हाउस में मंत्रियों की बैठक जारी है। सीएम शिवराज सिंह मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। सीएम हाउस में ही रात्रि भोज भी होगा। सरकार के आगामी बड़े कार्यक्रमों पर रणनीति बनेगी। सीएम हाउस पहुंचे हैं सरकार के कई सारे मंत्री, तुलसीराम सिलावट, ब्रजेंद्र सिंह यादव, सुरेश राठखेड़ा पहुंचे हैं, मीना सिंह, भूपेंद्र सिंह, विजय शाह, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राम खेलावन पटेल, मोहन यादव सीएम हाउस पहुंचे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। वासु, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर खास मुलाकात, सभी मंत्री पहुंचे हैं, रात्रि भोज भी होगा। आखिर मुलाकात कितनी खास है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी आगामी चुनावों को देखते हुए? निश्चित तौर पर देखिए, आज दिन भर जो राजनीतिक और जो शासन प्रशासन की गतिविधियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज रही हैं और देर रात तक भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर मंत्रियों की बैठक का जो दौर है, जो सिलसिला है वो जारी है। मुख्य रूप से सरकार के जो आगामी कार्यक्रम है उनकी रणनीति बनाने को लेकर ये पूरी बैठक रखी गई है। नए साल की शुरुआत में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन होना है। इसके साथ ही किसानों के जो बहुत सारे मुद्दे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में जो सड़कों की रिपेयर होनी है, मरम्मत होनी है, नई सड़कें बननी है, उनके जो तमाम सारे कामकाज चल रहे हैं, इन तमाम महत्वपूर्ण मसलों को लेकर, मुद्दों को लेकर मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा कर रहे हैं। और इसके साथ ही तमाम जो मंत्री हैं उनसे 1 to 1 भी चर्चा करेंगे। उनकी जो विभागों की फ्लैगशिप योजना है उसकी जानकारी भी जो मंत्रियों के से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे। कितना जो सरकार की लोक कल्याण की योजना है उनका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जनता की ओर से क्या कुछ फीडबैक आ रहा है, तमाम मुद्दों को लेकर जो तमाम मंत्री हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो चर्चा करेंगे। और बिल्कुल सही बात आपने कही कि अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होना है। उस लिहाज से भी ये जो पूरी बैठक है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 2023 अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। माना जा रहा है कि 10 महीने के भीतर ही मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के जो चुनाव है वो हो जाएंगे। ऐसे में किस तरह से, कितने बेहतर रूप से जनता के बीच अपनी बात रखनी है, सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है, इन सारी अहम मुद्दों को लेकर आज बैठक होगी। और बैठक के बाद सभी मंत्री जो हैं वो डिनर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ आज इस पूरी बैठक के बाद करने वाले हैं। तो देखिए, चुनाव भी है और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ज्वलंत विषय हैं जिन पर आज की पूरी बैठक में मंथन होने जा रहा है। और इस लिहाज से ये पूरी बैठक जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप मुख्य रूप से बात करें तो किसानों का मुद्दा, सड़कों का मुद्दा, जिस तरीके से अभियान चलाकर बड़े पैमाने पर रोजगार देने की बात की गई है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो, निजी क्षेत्र में हो या फिर स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से हो, ये सबसे बड़े विषय है, मुद्दे हैं जिन पर आज की पूरी बैठक में चर्चा हो रही है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस डरी हुई है। पार्टी को डर है कि कहीं यात्रा के दौरान कुछ अनहोनी ना घट जाए। जी हां, कांग्रेस को अचानक ही चिंता सताने लगी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि अगर राहुल की यात्रा में कोई गड़बड़ी हुई तो इसकी जिम्मेदार प्रदेश सरकार होगी। उधर कांग्रेस की चिंता पर बीजेपी ने सलाह दी है कि यात्रा में ऐसे माफिया और अपराधियों को लेकर नहीं चलना चाहिए। हालांकि सरकार ने राहुल गांधी की सुरक्षा का भी वादा किया है। मध्य प्रदेश में 20 नवंबर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है। बुरहानपुर से यात्रा की शुरुआत होगी और राहुल गांधी इस दौरान सूबे में 350 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। लेकिन इस बीच अचानक राहुल की यात्रा को लेकर कांग्रेस का डर सामने आ गया है। यात्रा की शुरुआत में सिर्फ चंद रोज बचे हैं और कांग्रेस को डर इस बात का है कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। खुद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने यह खतरा जताया है। उनका कहना है कि राहुल की यात्रा के दौरान कुछ उत्पात होने की आशंका है। गोविंद सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर राहुल गांधी की यात्रा में कुछ गड़बड़ हुई तो इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा को पूरी सुरक्षा देने की मांग की है। 20 नवंबर से माननीय राहुल जी की यात्रा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से प्रारंभ होगी। आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। हमें शंका है कि राहुल गांधी की यात्रा में कोई भी उत्पात कर सकता है, किसी प्रकार की घटना घट सकता है।
उनकी सुरक्षा में चूक न हो, इस प्रकार मैं शासन से, मुख्यमंत्री से अपील करता हूं। अगर कोई घटना राहुल गांधी के साथ हुई तो मध्य प्रदेश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और इसकी पूरी जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। चर्चा है कि गोविंद सिंह की इस चिंता के पीछे एक घटना जिम्मेदार है। दरअसल मंगलवार को ग्वालियर में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था। नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक एक युवक लोडेड कट्टा लेकर उनके करीब आ गया था। हालांकि उनके समर्थकों ने युवक से कट्टा छीन लिया, लेकिन गोविंद सिंह ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिया। हालांकि इस घटना को सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर माफिया और अपराधियों को साथ लेकर चलेंगे तो ऐसी घटना होगी ही। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी की यात्रा में भी ऐसे लोग हैं। हालांकि उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि राहुल गांधी देश के नेता हैं और उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी। मेरा निवेदन है कि इस यात्रा को जो उद्देश्य है उसको खंडित मत करो भाई। ये माफियाओं को क्यों लेके जा रहे हो, अपराधियों को क्यों लेके जा रहे हो और फिर कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े कर रहे हो। इससे ये बानगी है, प्रदेश का सबसे बड़ा नेता के साथ अगर माफिया चलेंगे तो यात्रा कैसे, कौन चला रहे हैं, यात्रा के पीछे कौन है, अब सवाल ये आ गया है। कांग्रेस के नेता हैं सर ये कांग्रेस के नेता हैं, इनके परिवार से पार्षद हैं, इनके पिताजी कांग्रेस के नेता रहे। 307 का प्रकरण दर्ज हुआ है, गिरफ्तार हो गए। सर दूसरा सवाल, इस घटना के बाद अब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में यदि राहुल गांधी की यात्रा आती है तो उसमें गड़बड़ी होने की पूरी साजिश है। अरे भाई, इस तरह का नहीं करो जैसा इनने किया है। उनको फिर क्या इसी तरह का वो कर रहे हैं क्या? किस पे उंगली उठा रहे हैं? ये हम पे तो उठ नहीं रही। हम तो पूरी सुरक्षा देंगे, पूरी चिंता करेंगे, नेता है वो देश के। लेकिन राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस की चिंता को बीजेपी ने नया सियासी एंगल दिया है। इंदौर सांसद शंकर ललवानी का दावा है कि कांग्रेस नेताओं को राहुल गांधी की यात्रा के फ्लॉप होने का डर सता रहा है, इसीलिए पार्टी ऐसे बहाने बना रही है। देखिए, खतरा वतरा तो उनकी यात्रा हुई है विभिन्न प्रदेशों में, ऐसा कोई नहीं है। उनको अगर यात्रा कहीं फ्लॉप हो रही होगी तो इस बहाने से अगर वो यात्रा रोकना चाह रहे होंगे या डाइवर्ट करना चाह रहे होंगे तो ये वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं कि हम इस क्षेत्र से यात्रा नहीं निकालेंगे। बाकी ऐसा कोई नहीं है। यात्रा मध्य प्रदेश तो इतना हार्मोनिक प्रदेश है कि यहाँ कुछ इस प्रकार की घटनाएं होती नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने आशंका तो जताई है, लेकिन अपने डर का आधार नहीं बताया है। सिर्फ ये दलील है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। अब ये सिर्फ सियासी स्टंट है या फिर कांग्रेस की चिंता में वाकई दम है, ये तय करना जरा मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा की आड़ में कानून व्यवस्था के मुद्दे को भी हवा देने में लगी है। भोपाल से मनोज राठौर के साथ इंदौर से अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। धर्मांतरण के मामलों में सियासी बवाल के बीच सनातन के खिलाफ साजिश का एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में उठ खड़ा हुआ है। राजनांदगांव में तमाम जनप्रतिनिधियों के बीच खुलेआम ली गई हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ शपथ। जी हां, एक ऐसा वीडियो सामने आया जो हिंदू भावनाओं को आहत कर रखा है। ये वायरल वीडियो राजनांदगांव का है, जहां खुलेआम हिंदू देवी देवताओं को ना मानने की प्रतिज्ञा ली जा रही है। मैं गौरी, गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। ये वायरल वीडियो ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में सनसनी फैला दी है। एक तरफ जहां रियल लाइफ में भी हिंदू देवताओं के अपमान पर बवाल मच रहा है, ऐसी फिल्मों पर एक्शन और बाइकआउट का ट्रेंड चल रहा है, वहीं राजनांदगांव में रियल लाइफ में हिंदू देवी देवताओं का अपमान खुलेआम किया गया। देवी देवता को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। अपने धर्म का पालन करना सबका अधिकार है, लेकिन हिंदू धर्म का पालन न करने के लिए किसी को उकसाना सनातन के खिलाफ षड्यंत्र है। जी हां, इस वीडियो के वायरल होने के बाद यही आरोप लग रहे हैं। ये वीडियो राजनांदगांव में शिवनाथ नदी के तट पर आयोजित बौद्ध सम्मेलन का है।
यहाँ 7 नवंबर को राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक, राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख, भीमराव अंबेडकर के पोते यशवंतराव अंबेडकर और पूर्व सीएम रमन सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए थे। वायरल तस्वीरों के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक ने भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करने और ईश्वर के अवतार पर विश्वास न करने की शपथ ली। हालांकि बौद्ध भिक्षु शपथ दिलवा रहे थे तो राजनांदगांव की मेयर भी खड़ी थी, लेकिन वो हाथ उठाकर शपथ लेती नजर नहीं आई। उनका दावा भी है कि उन्होंने ऐसी कोई शपथ नहीं ली। जब उन्होंने भगवान के बारे में कहा तो मैंने शपथ लेने से इनकार कर दिया और हाथ नहीं उठाया। चूंकि वीडियो वायरल हो रहा, मेरी उपस्थिति से लोग बोल रहे हैं, चूंकि वो 15 सेकंड का शपथ था। मेरा निर्णय 15 सेकंड में शपथ नहीं लेने का था। उसके बाद में मंच छोड़ के चली गई। अब चूंकि वो बौद्ध समाज के कार्यक्रम था, बौद्ध विचारधारा के थे, तो वो उनकी विचारधारा है और उनके विचारधारा को वो मानते हैं। चूँकि मैं हिंदू हूँ, सनातन धर्म से जुड़ी, तो मैं अपने भगवान को मानती हूँ और उनके विचारों से सहमत नहीं हूँ और मेरी सहमति उसमें नहीं है। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ शपथ का ये मामला तेजी से गरमा रहा है। राजनांदगांव के बीजेपी सांसद संतोष पांडेय ने राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक के इस्तीफे की मांग की है। संतोष पांडेय ने इसे सनातन के खिलाफ बड़ी साजिश करार दिया। पूरा क्षेत्र जानता है, बाहर से आए हुए लोग यहां वातावरण को खराब करना चाहते हैं। राजनांदगांव के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग इस सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब नहीं होने देंगे। उधर बौद्ध सम्मेलन में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ शपथ पर बवाल मचना शुरू हो गया है। विश्व हिंदू परिषद ने राजनांदगांव एसपी को ज्ञापन सौंपा है। इसमें राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक और शपथ दिलाने वालों पर एफआईआर की मांग की गई है। राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि कार्यक्रम में किसी का होना इस बात का प्रमाण नहीं कि वो शपथ का भागीदार है। हालांकि उन्होंने इस तरह हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ शपथ की कड़ी निंदा की और कहा कि हम घोर सनातनी हैं। दो अलग अलग बातें हैं। कार्यक्रम में किसी की उपस्थित होना, इसका आशय कतई ये नहीं है कि कार्यक्रम में होने वाले आकस्मिक किसी भी शपथ में वो भागीदार हैं, लेकिन हम घोर सनातनी हैं। इस प्रकार के शपथ की भी मैं निंदा करता हूँ। हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपको शपथ लेने और दिलाने का क्या अधिकार है? आप अपने धर्म के बारे में बोलिए। वहाँ जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है, ऐसा अगर कहीं शपथ होता है तो मुझे लगता है कि ये इस देश के लिए उचित नहीं। फिलहाल ये मामला जल्द ठंडा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बौद्ध सम्मेलन में जन प्रतिनिधियों की मौजूदगी के दौरान हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ शपथ दिलवाई गई। जहां की रगों में सनातनी परंपरा बहती हो, वहां खुलेआम लोगों को हिंदू देवी देवताओं को न मानने और ईश्वर के अवतार पर विश्वास न करने की शपथ दिलवाना देश को सन्न कर रहा है। जब खुलेआम यह हाल है तो धार्मिक विद्वेष फैलाने वाले लोग किस हद तक जा सकते हैं, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल देखना है कि इस मामले में कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं। राजनांदगांव से राकेश यादव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण पर मचे बवाल के बीच जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत को विशेष सत्र का प्रस्ताव भेजा और 1 या 2 दिसंबर को स्पेशल सेशन का आग्रह किया। उधर आरक्षण में कटौती पर आदिवासियों की नाराजगी पर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी युद्ध भी जारी है। आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण की कटौती सियासी दलों के लिए एक बड़ी परेशानी बन गई है, खास तौर पर राज्य की कांग्रेस सरकार के लिए, क्योंकि आदिवासियों की मांग है कि उन्हें हर हाल में 32% आरक्षण चाहिए। जाहिर है इन हालात में जो भी करना है सूबे की सरकार को ही करना है। दरअसल हाईकोर्ट के फैसले के बाद आदिवासी आरक्षण 32% से घटाकर 20% रह गई है, जिसे लेकर आदिवासियों में नाराजगी है।
सूबे के चुनावों में आदिवासी किंग मेकर की भूमिका में होते हैं और अगले साल ही विधानसभा चुनाव है। ऐसे में आदिवासियों की नाराजगी कोई दल मोल लेना नहीं चाहता। लिहाजा राज्य सरकार अब विशेष सत्र बुलाकर इस समस्या का समाधान खोजना चाहती है। उधर सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? दोनों दल एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में साल 2012 से पहले तक एससी को 16, एसटी को 20 और ओबीसी को 14% आरक्षण मिलता था, यानी 50% आरक्षण की व्यवस्था। तब राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली रमन सिंह सरकार थी। तब की सरकार ने 2012 में आरक्षण को बढ़ाकर 58% कर दिया। इस नियम के तहत एससी को 16% से घटाकर 12%, एसटी को 20 से बढ़ाकर 32% और ओबीसी को पहले की तरह 14% आरक्षण मिलना शुरू हो गया। लेकिन तत्कालीन रमन सरकार के फैसले को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। करीब एक दशक तक चले केस में 19 सितंबर 2022 को अदालत ने 58% आरक्षण के फैसले को असंवैधानिक बताकर नकार दिया। हालांकि हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बढ़े आरक्षण के तहत जिन उम्मीदवारों को नियुक्तियां मिल गई हैं, वे बरकरार रहेंगी, लेकिन आगे आने वाले भर्तियों में कोर्ट के बताए नियमों के अनुसार ही नियुक्तियां की जाएंगी। कोर्ट के फैसले के बाद आदिवासी आरक्षण घटकर 20% रह गया है। कांग्रेस का आरोप है कि तत्कालीन बीजेपी सरकार ने कोर्ट में आरक्षण को लेकर अपना पक्ष ठीक से नहीं रखा, लेकिन अब कांग्रेस सरकार आदिवासियों को 32% आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उनका इस कदम से आदिवासियों में जो एक संशय का भावना था वो क्लियर हो रहा है और कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण मसले में अगर देश आज़ाद हुआ और आरक्षण किसी ने दिया तो कांग्रेस ने दिया, और आज भी जो स्थिति आई है उसमें जो साथ दे रहा है वो कांग्रेस से साथ दे रहा है। आगे भी आरक्षण के मुद्दे पे कांग्रेस ही हम लोगों को साथ दिया है। उधर बीजेपी भी 32% आदिवासी आरक्षण के फेवर में है, लेकिन उसका आरोप है कि सरकार इसे लेकर संजीदा नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने उन लोगों को अवार्ड दिया जो आरक्षण के विरोधी है, मसलन कुणाल शुक्ला, जिन्होंने भूपेश कैबिनेट के 27% ओबीसी आरक्षण के फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील की। अब उन्हें कबीर शोध विद्यापीठ का अध्यक्ष बनाया गया है। केपी खांडे जो आदिवासी आरक्षण के खिलाफ याचिका करता है, लेकिन सरकार ने उन्हें अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया है। कि कैबिनेट भूपेश बघेल की कैबिनेट ने निर्णय लिया 27% आरक्षण का ओबीसी वर्ग के लिए। उस निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में कौन गया? कुणाल शुक्ला। और उसके हाई कोर्ट पे जाने के बाद उस पे स्टे हुआ और वो आज कबीर शोध विद्यापीठ का अध्यक्ष बन के बैठा है। भूपेश बघेल जी द्वारा उसको नामांकित किया गया है। आज अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है केपी खांडे को। केपी खांडे भी याचिका करता था आदिवासियों को जो आरक्षण बढ़ा था उसके खिलाफ। तो जो आरक्षण का विरोध करे, कोर्ट में जाकर के आरक्षण को रुकवाने का प्रयास करे, उसको उपकृत करने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है। 2019 में कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन 2012 से 2018 तक कोर्ट जनसंख्या के आधार पर 32% आदिवासी आरक्षण को जस्टिफाई करना पिछली सरकार की जिम्मेदारी थी। कांग्रेस अभी यही आरोप लगाकर सारा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ना चाहती है। वहीं बीजेपी के पास भी अपनी दलीलें हैं, लेकिन मौजूदा हालात ये है कि छत्तीसगढ़ के लिए आदिवासी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से छत्तीसगढ़ में 30.62% आबादी अनुसूचित जनजाति या आदिवासियों की है, वहीं 12.82% आबादी एससी की है। ऐसे में इतने बड़े वोट बैंक को खफा करने का खतरा कोई दल नहीं उठाना चाहता। ऐसे में अब देखना होगा कि विशेष सत्र के जरिए राज्य के सियासी दल मिलजुल कर कोई रास्ता निकाल पाते हैं या नहीं। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए ममता लांजेवार की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।